अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कंकरेंट फोर्सेस। तो कंकरेंट फोर्सेस का बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज़ आपके पास ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर एक नंबर ऑफ़ फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही होंगी। सपोज़ ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है। तो ये चार फोर्सेस लग रही हैं और इनका जो फोर्सेस का कॉमन पॉइंट है वो सेम है, यानी जहाँ पे इनका इफ़ेक्ट है, जिस पे इन फोर्सेस ने जिस पॉइंट पे लगना है, वो इन फोर्सेस का जो पॉइंट है वो सेम या कॉमन पॉइंट है जिस पे इनका इफ़ेक्ट होना है, और या जिसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, दैट इज़ कॉमन पॉइंट। तो इस तरह की फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कंकरेंट। कंकरेंट वैसे भी मैथ्स में वो होता है जो वो लाइंस जो सेम पॉइंट से पास हो रही हों, लाइंस पासिंग थ्रू lines passing through same point। सेम पॉइंट से जो लाइन पास हो रही होती है उसे कंकरेंट कहते हैं। तो वो फोर्सेस जो सेम पॉइंट से पे लग रही हों या जिनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक सेम कॉमन पॉइंट हो, उसको क्या बोलते हैं? कंकरेंट फोर्सेस। तो कंकरेंट फोर्सेस को ये जो है वो इन सारी फोर्सेस का अगर हम रिजल्टेंट लें तो वो एक कॉमन रिजल्टेंट फोर्स बनती है। तो उस रिजल्टेंट फोर्स को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रेंट फोर्स। इक्विलिब्रेंट फोर्स जो है वो इक्विलिब्रेंट फोर्स जो इन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है, जो इस पूरे सिस्टम को बैलेंस करता है। अब एक सिंपल सी सिचुएशन मैं आपको देता हूँ कि आपके पास एक एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, वो हम देख लेते हैं। सिंपल सी सिचुएशन है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इन ये कंकरेंट फोर्सेस होती क्या है और इक्विलिब्रेंट फोर्सेस क्या होती हैं। तो ये हम देखते हैं अभी कैसे करना है। कि हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। किस तरह हो रही हैं? हमारे पास F1 जो है एक्स एक्सिस पे लग रही है। F1 एक विच उसकी वैल्यू जो है वो 763 न्यूटन हम ले लेते हैं। इसी तरह इसी पॉइंट के ऊपर एक F2 फोर्स लग रही है जिसकी वैल्यू है 525 न्यूटन। F2 जो है वो 525 न्यूटन है। मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये F2 है और F2 की वैल्यू है 525 न्यूटन। अब इन दोनों फोर्सेस का एक, और ये कॉमन पॉइंट पे लग रही हैं इस पॉइंट पे। ठीक हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों का एक रिजल्टेंट भी होगा, और वो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? वो उसकी डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट R होगी। अगर मैं इसको लूँ तो रिजल्टेंट की वैल्यू हम कैसे लेते हैं? R इज़ इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, 763 का स्क्वायर, और उसके Y कंपोनेंट का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाता है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 926 न्यूटन। हमारे पास R की वैल्यू आ गई इन दोनों के सॉरी रिजल्टेंट लेने से। और एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू, और यहाँ से थीटा क्या आ रहा है हमारे पास? आ रहा है 34.5 न्यूटन इस रिजल्टेंट का। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है? 34.5 न्यूटन। अब ये तो होगी हमारे पास कंकरेंट फोर्सेस। अब इक्विलिब्रेंट फोर्स क्या होगी? कोई ऐसी फोर्स जो इन दोनों फोर्सेस के इफ़ेक्ट को, यानी रिजल्टेंट को बैलेंस कर सके। तो इसको अगर रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उस फोर्स की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? ये वाली डायरेक्शन होनी चाहिए, ताकि इसके रिजल्टेंट को वो बैलेंस कर सके। इसको हम FE कह देते हैं, इक्विलिब्रियंट फोर्स। अब रिजल्टेंट की वैल्यू अगर 926 थी तो इसको बैलेंस करने के लिए ये भी 926 न्यूटन होगी। क्लियर है? और इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होगा? सेम ही होना चाहिए। और अगर यहाँ पे 34.5 है तो इधर भी हमारे पास थीटा क्या होगा? 34.5 डिग्रीज। लेकिन हम जो एंगल लेते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखें तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टोटल एंगल बन रहा है 180 डिग्री प्लस, और उसमें ये ऐड कर दें, यानी 34.5 न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं डिग्रीज़ हम ऐड कर दें। तो ये मैंने यहाँ पे न्यूटन लिख दिया था, सॉरी न्यूटन। अगर डिग्रीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं तो हमारे पास जो टोटल एंगल बन रहा है दैट इज़ 214.5 डिग्री टोटल एंगल हमारे पास आ गया।
तो इक्विलिब्रियंट फोर्स क्या हुई, जो कि इन दोनों कंकरेंट फोर्सेस के रिजल्टेंट को बैलेंस करे और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और एंगल की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्सिस ये हो, तो दिस फोर्स इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियंट फोर्स, और इसको हम एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो कंकरेंट फोर्स के इफ़ेक्ट को कोई ऐसी फोर्स जो बैलेंस करे उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियंट फोर्स। और उसका एंगल और ये कैलकुलेशन ऐसे आपने करनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्सेस। टॉर्क बेसिकली देखें, आपने कौन से देखा होगा कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगाते हो तो उस फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, यानी वो मूव करने लग जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। अब अगर कोई ऐसी फोर्स आ जाए जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशन पैदा कर दे, यानी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और उस फोर्स की इफ़ेक्ट से उसके अंदर लीनियर मूवमेंट ना पैदा हो बल्कि उसके अंदर रोटेशन पैदा हो जाए, तो ऐसी फोर्स को या ऐसे इफ़ेक्ट को हम टॉर्क बोलते हैं। यानी ऐसी वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट के जब ऑब्जेक्ट पे आप अप्लाई करें और उसके अंदर रोटेशन पैदा हो जाए तो उसको हम टॉर्क बोलते हैं। और या मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट का मतलब भी रोटेशन ही होता है। यानी अगर उस फोर्स की वजह से आपके ऑब्जेक्ट के अंदर मोमेंट पैदा हो रहा है यानी रोटेशन पैदा हो रहा है, तो उस फोर्स की इफ़ेक्ट को क्या बोला जाता है, टॉर्क। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट है, आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ये यहाँ से फिक्स्ड हुआ हुआ है, आपने फोर्स लगाई इस सब मार्कर के ऊपर और बजाय इसके कि ये लीनियर मूव करने से ये इसमें रोटेशन पैदा हो रही है। अब ये देखें टर्न हो रहा है, अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊँ तो ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टॉर्क के ऑब्जेक्ट। और इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉइंट से फिक्स्ड होना चाहिए, तब रोटेशन पैदा होगी। अब ये देखें, ये कहीं से फिक्स्ड नहीं है, मार्कर जो है ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब मैं इसमें किसी भी पॉइंट पे फोर्स लगाता हूँ तो ये रोटेशन के बजाय लीनियर मोशन हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको किसी एक पॉइंट से फिक्स कर दूँ, पिवट कर दूँ, फिक्स कर दूँ और फिर इसमें फोर्स लगाऊँ तो ये रोटेशन पैदा हो रही है। तो इसको बोलते हैं टॉर्क। यानी फोर्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट प्रोड्यूसेस रोटेशन, रोटेशन प्रोड्यूस होती है, उसको क्या बोला जाता है, टॉर्क। ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दें और फोर्स लगाएं और उसमें अगर रोटेशन पैदा हो तो दैट गिव्स अस द टॉर्क। तो टॉर्क का फार्मूला क्या हो गया हमारे पास टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स होगी एक आपके पास, और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या रेडियस आर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका होना मस्ट है, तब रोटेशन जो है वो पैदा होगी। यानी फोर्स और डिस्टेंस या जिस पॉइंट के अबाउट आप फोर्स लगा रहे हैं उसमें 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, तब आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा। किस तरह, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है, इसको यहाँ से फिक्स किया हुआ है, पिवट किया हुआ है। अब आप जब फोर्स लगाएंगे और ये फोर्स आ गई और फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो उस फिक्स पॉइंट के अबाउट से बनता है। इस फिक्स पॉइंट के अबाउट से लेकर जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम आर बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो अब ये रोटेशन प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। तो दिस इज़ टॉर्क के फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हम टॉर्क लेते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेट करेगा। तो रोटेशन दो तरह की होती है, एक होती है क्लॉकवाइज और सेकंड होगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन। तो क्लॉकवाइज आपके पास ये डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आपके पास ये डायरेक्शन आ जाती है और एंटी क्लॉकवाइज आपके पास अपोजिट डायरेक्शन आ जाती है। तो दिस इज़ क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको बोलते हैं टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। अब एक और कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आपके पास सपोज़ एक ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है, वो फिक्स्ड हुआ हुआ है एक फ़िक्स पॉइंट से, ठीक हो गया, और ये पूरा एक रॉड है। अब हुआ क्या है कि आपके पास जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो किसी एक सर्टेन एंगल पे आप अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी एप्लीकेशन पॉइंट ये है, अब इन दोनों के बीच में कोई सर्टेन थीटा एंगल है एफ़ के बीच में,
ठीक हो गया। अब देखें फोर्स परपेंडिकुलर पहले केस की तरह नहीं लग रही, अब इसके अंदर एक एंगल है और ये आर डिस्टेंस है। तो इस केस में हमारे पास कंडीशन क्या है कि दोनों का परपेंडिकुलर होना मस्ट है। तो हम फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे किस में, साइन और कॉस कंपोनेंट में। तो फोर्स को रिजॉल्व करें तो हमारे पास इसका फोर्स का ये बनता है एफ साइन थीटा, और ये वाला वेक्टर बन रहा है एफ कॉस ऑफ थीटा। एक साइन कंपोनेंट बन गया और एक कॉस कंपोनेंट बन गया। तो हमारे पास दोनों का परपेंडिकुलर होना मस्ट है टॉर्क के लिए। तो हम फोर्स अगर एंगल पे लग रही हो तो हम फोर्स का वो कंपोनेंट ले लेते हैं जो इस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस के परपेंडिकुलर आ रहा होगा। तो देखिए आपके पास टॉर्क अगर आपने इस केस में प्रोड्यूस करना है तो आर तो आपके पास आ गया। अब आर ने मल्टीप्लाई होना है फोर्स जो परपेंडिकुलर होगा, तो सिर्फ वो कंपोनेंट लेंगे जो परपेंडिकुलर आ रहा है। तो एफ साइन ऑफ थीटा जो है वो आ रहा होगा। अब इसमें एक और चीज़ देखें कि इसमें अब पहले जो थी फोर्स पूरी की पूरी अप्लाई हो रही थी परपेंडिकुलर, तो इसमें टॉर्क जो था वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब इसमें अगर मैं कहता हूँ टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा, तो क्यों कम हो रहा है? देखें फोर्स जो है, फोर्स के जो मिल के बनी है वो दो कंपोनेंट से मिल के बनी है, इस केस में कॉस और साइन कंपोनेंट से। ठीक हो गया। अब टॉर्क जो है, टॉर्क में हम दो कंपोनेंट्स में से सिर्फ फोर्स का साइन कंपोनेंट ले रहे हैं, कॉस को बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं। तो कॉस को निगलेक्ट करने से हो क्या रहा है कि फोर्स जो दो हिस्सों में तकसीम थी उसको उसका एक हिस्सा हम नहीं ले रहे, सिर्फ एक हिस्सा ले रहे हैं, यानी फोर्स अब कम हो गई है। तो फोर्स के कम होने की वजह से जो टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इस केस में वो कम होगा, यानी इस केस में टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा और इस केस में टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो समटाइम्स होता ही है ना कि आप जो है वो कि समटाइम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, अगर वो फोर्स परपेंडिकुलर आ रही है तो आपकी रोटेशन बड़ी जल्दी होती है, यानी फास्ट होती है, लेकिन और ज़्यादा होती है। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि आप फोर्स अप्लाई करते हो लेकिन रोटेशन स्लो हो रही होती है, यानी कम हो रही होती है। वजह क्या है कि वजह यही होती है कि आपका जो फोर्स होता है वो किसी सर्टेन एंगल पे लग रहा होता है, और एंगल पे लगने की वजह से फोर्स का सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा जो अप्लाई हो रहा होगा, और वो कौन सा होगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जिसे आप साइन थीटा बोलते हैं। तो इसलिए जो है फोर्स का एक कंपोनेंट आप निगलेक्ट कर देते हो, एक लेते हो, तो टॉर्क ऑब्वियस सी बात है फोर्स कम लगने की वजह से टॉर्क भी कम प्रोड्यूस होगा। तो ये आपके पास एक केस आ गया कि फोर्स अगर एंगल पे लग रही हो तो फिर क्या होता है। सेकंड कंडीशन अब की तरफ चलते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास सपोज़ आपके पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका आर आ गया। अब आपके पास जो थी वो फोर्स एक लग रही थी एक सर्टेन एंगल पे, ये एफ, और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। अब आपने पहले क्या किया है? फोर्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? अब आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरी तरीका क्या है कि आप जो डिस्टेंस है आर उसको आप कर लें साइन और कॉस कंपोनेंट्स के अंदर, यानी अब पहले एफ़ को आपने एफ साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, अब आप आर को कर लें साइन और कॉस कंपोनेंट में। तो कैसे होगा? ये आपके पास आर का कॉस कंपोनेंट बन जाएगा, एंगल के साथ वाला होता है आर कॉस थीटा, और ये आपके पास हो रहा है आर साइन थीटा। तो अगर मैं ये कंपोनेंट बनाऊँ इस तरह, तो ये बन रहा है आर साइन ऑफ थीटा, और इन दोनों के बीच में देखें 90 डिग्री एंगल जो है वो बन रहा है। तो अब इस केस में आपने क्या किया? फोर्स को एफ ही रहने दिया, आर को आपने कॉस कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो आर साइन ऑफ थीटा, और ये भी आपके पास टॉर्क जो है वो दे देगा। तो यानी आप फोर्स को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो एंगल पे हो, और आप पर डिस्टेंस को भी या डिस्प्लेसमेंट को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास सिंपल सा एक टॉर्क का टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का एक कॉन्सेप्ट था कि फोर्स जो है वो किस तरह अप्लाई होती हैं और क्या होता है। और इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको साइंस में या फिज़िक्स में मोमेंट आर्म भी बोलते हैं, कि जिस आर्म या लेंथ के अबाउट रोटेशन होगी उसे मोमेंट आर्म भी बोला जाता है और लीवर भी बोलते हैं। साइंस में, इंजीनियरिंग में मोमेंट आर्म भी बोला जाता है आर को, और लीवर भी बोला जाता है, या लीवर आर्म भी, लीवर आर्म भी इसको हम कहते हैं।
तो ये आपके पास कुछ टॉर्क का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आपके पास सिंपल फार्मूला क्या आ गया टॉर्क का, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ आर साइन ऑफ थीटा। तो दो फार्मूला आ गए। अब जो टॉर्क है वो थीटा की वैल्यूज़ आप कोई भी ले लें, 0, 30, 60, 75, 80, कोई भी आप एंगल ले लें, तो उस एंगल पे आपके पास डिफरेंट टॉर्क की वैल्यूज़ जो हैं वो आती रहेंगी। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास सिंपल सा टॉर्क का कॉन्सेप्ट था। सॉरी। अब टॉर्क से एक और चीज़ निकली है, उसको हम बोलते हैं कपल। कपल और टॉर्क सेम ही है यानी इनका जो कॉन्सेप्ट है कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होना चाहिए, लेकिन कपल में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। सपोज़ ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है, वो सेंटर से फिक्स हुआ हुआ है। अब इस सेंटर से फिक्स होने का मतलब है कि ये अब सेंटर के इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। तो इसमें हो क्या रहा है कि अब मैं अगर आपको मैथमेटिकल इसका मॉडल बना के दिखाऊँ, सपोज़ एक फ़ोर्स यहाँ पे लग रही है F1, एक फ़ोर्स यहाँ पे लग रही है F2, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब देखें, अगर इसको मैं यूँ फोर्स लगाऊँ तो ये रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो गया? अब वो रोटेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो डिपेंड करेगी कि फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है। अब ये दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं और इसने इस पॉइंट की अबाउट रोटेशन प्रोड्यूस करानी है, तो इसको मैं कह देता हूँ R1 और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं कह देता हूँ R2। तो अब जो टोटल इफ़ेक्ट होगा, टर्निंग इफ़ेक्ट, इस केस में दोनों अपोजिट फोर्सेस की वजह से उसको हम क्या बोलेंगे? कपल बोलेंगे। कि दो पैरेलल और अपोजिट फोर्सेस किसी एक फिक्स पॉइंट के अक्रॉस लग रही हों तो उसको बोलते हैं कपल। कपल या मोमेंट ऑफ कपल, और इसकी वजह से जो रोटेशन प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे मोमेंट ऑफ कपल। सिंपल आपके पास है कि वही टॉर्क का कॉन्सेप्ट है। अगर एक फोर्स आप ले लें, दूसरे को निगलेक्ट कर दें, तो ये आप पर टॉर्क होता है। और अगर दो पैरेलल फोर्सेस आ जाएं या एंटी पैरेलल आ जाएं और वो किसी एक फिक्स पॉइंट के क्रॉस लग रही हों, तो उनका जो टर्निंग इफेक्ट होगा उसे हम कहेंगे मोमेंट ऑफ कपल। तो कपल की जो इस केस में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है टोटल कपल, उसको भी टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो रहा है F1 इंटू R1। क्लियर है? F1 इंटू R1। अब देखें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको नेगेटिव लेंगे, या इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको नेगेटिव ले रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। प्लस टोटल हमने ऐड करना है दोनों के इफ़ेक्ट को, तो माइनस F1 इंटू R2 आपके पास हो जाएगा। तो टोटल टर्निंग इफेक्ट आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है? F1 इंटू R1 माइनस F2 इंटू R2 मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखें, फोर्सेस हमारे पास सेम अगर हों, अगर इफ़ F1 इक्वल टू F2 हमारे पास हो, तो हम दोनों में से इन दोनों को और इक्वल टू F कर देते हैं, तो दोनों में से F कॉमन आ जाएगा। तो R1 हमारे पास आ गया माइनस R2। तो ये हमारे पास टॉर्क का एक फार्मूला आ गया। तो ये डेल्टा आर होता है, यानी चेंज इन डिस्टेंस, ये वाला। तो F इंटू डेल्टा आर हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई इस केस में। तो मोमेंट ऑफ कपल, आई होप आपको समझ आ गया होगा। टॉर्क का एक कॉन्सेप्ट है, बस इसमें दो फोर्सेस लग रही होती हैं किसी एक फिक्स पॉइंट के अक्रॉस। तो ये हमारे पास जो है वो टॉर्क की एग्जांपल आ गई। ठीक हो गया? आगे चलते हैं जी इक्विलिब्रियम पे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद हम इसकी सॉल्व्ड एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। तो अब हम इक्विलिब्रियम पे चलते हैं इसकी, फिर उसके बाद हम इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे और न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है? इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ी मतलब होता है बैलेंस करना। यानी आपने कोई भी चीज़ है, इक्विलिब्रियम वो अगर उसकी फोर्सेस बैलेंस हुई हुई हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम फिज़िक्स में, या जिसका नाम बैलेंस्ड। आपके पास कोई भी कंडीशन है कि जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं, और अगर उसमें ट्रांसलेशनल या रोटेशनल मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। सपोज़ वही एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपके पास एक रॉड है और यहाँ पे F1 लग रही है और यहाँ पे F2 लग रहा है। अब ये दो फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं, लेकिन अगर इन दोनों फोर्सेस की वजह से इसमें रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होती, यानी नो रोटेशन अगर इस केस में हो रही है, तो दैट इज़ द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में या बैलेंस पे है।
तो ये इन दोनों की वजह से कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। फोर्सेस की डायरेक्शन आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कोई भी ले सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे बहुत एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हों और उन फोर्सेस की वजह से अगर उसमें कोई रोटेशन भी प्रोड्यूस नहीं हो रही प्लस ट्रांसलेशनल मोशन भी प्रोड्यूस नहीं हो, ट्रांसलेशन मोशन भी प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो तब भी ये इक्विलिब्रियम में होगा, यानी ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि बैलेंस्ड हो गया, अब इसमें कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपके पास ऑब्जेक्ट ये बैलेंस पे होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको इसकी देता हूँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं। अब इसकी टाइप्स क्या हैं? हमारे पास पहली है जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम और सेकंड है डायनामिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मैं अगर एग्जांपल दूं, आपके पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर आपके पास एक बुक पड़ी हुई है, ये एक बुक या कोई ऑब्जेक्ट आपका पड़ा हुआ है। तो अब इसका अगर मैं बैलेंस करूं तो फोर्सेस, जो बुक का वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, W इज़ इक्वल्स टू mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और ये टेबल इस पर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। अब ये बुक जो है वो ये ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो इट मीन्स ये रुकी हुई है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में पड़ी हुई है। इसको क्या कहेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि ये बिल्कुल बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, कोई फोर्सेस सारी कैंसिल आउट हो रही हैं और उनकी वजह से कोई मोशन इसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो दिस इज़ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी ये रेस्ट पे पड़ी हुई है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर अब इस डायनामिक में दो तरह की मोशन आ जाती है, एक ट्रांसलेशनल या लीनियर भी जिसको बोलते हैं, और दूसरी कौन सी होती है? रोटेशनल मोशन। क्योंकि जो मोशन होती है वो दो तरह की होती है, या स्ट्रेट लाइन में या ट्रांसलेशन होगी, या रोटेशनल मोशन या रोटेशन होगी। तो ठीक हो गया। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा आपके पास के एक चीज़ अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसमें वेलोसिटी में चेंज ना आ रहा हो और वो बिल्कुल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ट्रांसलेशनल या लीनियर इक्विलिब्रियम पे है। उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही जो इसको एक्सेलरेट करा रही है, यानी इस केस में एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो होगी, तो ये होगी ट्रांसलेशनल या लीनियर इक्विलिब्रियम हो गया। रोटेशन में हमारे पास क्या होता है? रोटेशन में अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, एंगुलर वेलोसिटी यानी उसकी जो वेलोसिटी रोटेशन के केस में वो ओमेगा जो उसका वो कांस्टेंट हो, और इसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी वो ज़ीरो होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी वो वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही, वो एक ही वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और इस केस में वो एक ही वेलोसिटी से सीधा मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास कंडीशंस आ गई, टाइप्स आ गई इक्विलिब्रियम की, स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। लास्ट टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर का आ गया, दैट इज़ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के। कंडीशंस इक्विलिब्रियम की कैसी होती हैं? तो दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम की। एक होती है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, और एक होती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहले वन बाय वन दोनों को देखते हैं कि फ़र्स्ट क्या होगी और सेकंड हमारे पास क्या होगी। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हमारे पास दो जो हैं वो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आ गई। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि देखें, अभी हमने बात की थी कि इक्विलिब्रियम दो तरह से हो सकता है, लीनियर और प्लस रोटेशनल। लीनियर और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी ऑब्जेक्ट दो तरह से मूव कर सकता है, या वो लीनियरली मूव करेगा, या वो रोटेशन कर रहा होगा, या रोटेट कर रहा होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर सारी लीनियर फोर्सेस बैलेंस हो जाएं, फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि लीनियर फोर्सेस बैलेंस हो जाएं, तो हमारे पास जो कंडीशन इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाई होती है उसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इसका मतलब क्या है लीनियर फोर्सेस? अब देखें, लीनियर फोर्सेस में आपके पास दो तरह की फोर्सेस आ रही हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रही हैं और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो फोर्सेस आ रही हैं। एक्स एक्सिस में आपके पास अगर मैं एक्सिस बनाऊं तो यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस जिसको राइट साइड बोलते हैं, राइट, और नेगेटिव एक्स एक्सिस जिसको लेफ़्ट साइड बोलते हैं। ठीक हो गया।
तो पॉजिटिव, और इसमें हम कैसे कंडीशन करेंगे कि सम ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक्स एक्सेस पे जितनी फोर्सेस हैं वो सारी इक्वल टू ज़ीरो हों, अगर उनका सम करें तो इट मींस कि वो बैलेंस कंडीशन यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गई हैं। अब एक्स एक्सेस में आपके पास राइट और लेफ़्ट फोर्सेस आ रही हैं, तो ये अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में आप कैसे निकालेंगे सम ऑफ, ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई आप करते हैं कि सम ऑफ ऑल लेफ्टवर्ड फोर्सेस should be equal to sum of all rightward forces. लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड फोर्सेस का जब बैलेंस इक्वल हो जाएगा तो ये एफ ऑफ एक्स आपका बैलेंस हो गया। और दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, आपके पास दो और तरह की फोर्सेस आ रही हैं एक एक्सिस पे, एक आती है आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस पे और एक आती है नेगेटिव वाई एक्सिस पे। ठीक हो गया। तो यानी इसका क्या मतलब हुआ कि सम ऑफ ऑल एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी फर्स्ट कंडीशन में जो लीनियर फोर्सेस हैं वो एक्स और वाई दोनों पे हो सकती हैं, यानी दो एक्स पे पॉजिटिव नेगेटिव और दो वाई पे पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो सम ऑफ अगर सारी वाई फोर्सेस इक्वल हैं तो तब भी हमारे पास सिस्टम जो है वो बैलेंस में हो जाता है। तो वाई एक्सिस पे एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। ठीक हो गया। तो सम ऑफ ऑल अपवर्ड फोर्सेस इक्वल होना चाहिए सम ऑफ ऑल डाउनवर्ड फोर्सेस के, तो हमारे पास तब एफ ऑफ वाई भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो पूरी कंडीशन है, ये जब पूरी की पूरी सेटिस्फाई होगी तो तब हमारा जो है फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम होगा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। ठीक हो गया कि अपवर्ड लेफ्टवर्ड राइटवर्ड के इक्वल हों और अपवर्ड डाउनवर्ड के इक्वल हों, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में क्या आता है, अब देखें लीनियर हो गया, अब आ गया रोटेशन। अब रोटेशन हमारे पास जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब बैलेंस होगा तो तब हमारे पास सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल होना चाहिए सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के इक्वल हो जाएगी तो तब आपकी जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो होगी सेकंड कंडीशन। ठीक हो गया। तो हमारे पास सम अप क्या हो गया कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो लीनियर के लिए है और सेकंड कंडीशन जो है वो हमारे पास रोटेशन के लिए आ जाती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखना है कि हमने एक सिस्टम हमारे पास गिवन होगा, उस सिस्टम में हमने देखना होता है कि क्लॉकवाइज कितनी बैलेंस हो रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज कितनी बैलेंस हो रही हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सी, कि उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को हमने कैसे सेटिस्फाई करना है। कोई भी एक एग्जांपल मैं जनरल उठा लेता हूँ बुक से, तो उसमें हम देखते हैं सपोज़ आपके पास ये एक रॉड है, रॉड हमारे पास जो है वो फिक्स हुआ हुआ है सेंटर पॉइंट से, यहाँ से ये फिक्स्ड हुआ हुआ है। अब इस पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो लग रही हैं हमारे पास, ये यहाँ पे F लग रहा है, इधर भी एक फोर्स F लग रही है और यहाँ पे एक डाउनवर्ड लग रही है जिसको हम 2F कह देते हैं। तो अब हमने देखना है कि इस पे कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखें फर्स्ट कंडीशन के लिए हमारे पास क्या था कि राइटवर्ड फोर्सेस लेफ्टवर्ड बैलेंस होनी चाहिए एंड अपवर्ड डाउनवर्ड के बैलेंस होना चाहिए। अब सबसे पहले देखें इस सिस्टम में कोई राइटवर्ड नहीं है कोई लेफ्टवर्ड नहीं है, तो ये कंडीशन हम अप्लाई नहीं करेंगे। सेकंड आ जाती है टोटल अपवर्ड टोटल डाउनवर्ड के इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। कैसे हो रही है देखें, टोटल अपवर्ड सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए सम ऑफ डाउनवर्ड के, तब आपके पास जो है ये फर्स्ट कंडीशन यानी इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो अपवर्ड में आपके पास कितनी है, दो फोर्सेस हैं F प्लस F और डाउनवर्ड पे एक ही फोर्स है 2F। तो देखें दोनों साइड्स बैलेंस हो रही हैं, तो इट मींस कि फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है, सेटिस्फाइड फर्स्ट कंडीशन। अब इसी डायग्राम पे हमने कंडीशन जो चेक करनी है वो दैट इज़ सेकंड कंडीशन,
कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। देखें, सेकंड कंडीशन में हमने देखना होता है कि फ़िक्स पॉइंट के अबाउट जो है वो रोटेशन हो रही है कि नहीं हो रही। तो देखते हैं, ये फ़िक्स पॉइंट है। फ़िक्स पॉइंट के अबाउट ये इस फोर्स का टॉर्क जो है वो ज़ीरो आएगा। तो पहले मैं कर देता हूँ। तो 2F का जो इनटू आर है, देखें ये एक इसका आर आ रहा है और ये इसका आर आ रहा है, ये बिल्कुल फ़िक्स पॉइंट के अबाउट है। तो इसका आर ज़ीरो है। तो अगर मैं इसको F को R से मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो R ज़ीरो है, तो F इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास फोर्स निगलेक्ट हो गई, पीछे बच गई ये दो फोर्सेस। अब सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट या रोटेशन इक्वल होना चाहिए सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के। ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लॉकवाइज कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। अब देखें अगर मैं ये फोर्स लूँ इस फिक्स पॉइंट के अबाउट, अगर मैं फोर्स अपवर्ड लगाता हूँ, इस तरह लगा रहा हूँ, तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इस पॉइंट के अबाउट ये इस डायरेक्शन में रॉड रोटेट करेगा ऐसे। ठीक हो गया। तो ये कौन सी मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक हमारे पास हो गया F इंटू आर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया। मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ, F इंटू आर। अब दूसरी फोर्स देखें, इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स इस रॉड को ऐसे रोटेट कराएगी। तो यानी इसकी रोटेशन हमारे पास ऐसे आ रही है, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज आ रही है। तो ये भी आ गई F इंटू आर। ठीक हो गया। अब देखें दोनों साइड्स हमारे पास बैलेंस हो गई हैं, इक्वल आ रही हैं। तो इट मीन्स सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाइड। तो ये आपके पास जो है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो इस तरह आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी, उस पर आपने फोर्सेस की सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को देखना है सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, और सेकंड कंडीशन को देखना है कि सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो इस तरह से आपने सारी एग्जांपल्स करके कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर देना है। तो अब चैप्टर आपका एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो की जो सीरीज़ आएगी उसमें आपके पास फेडरल बोर्ड की और पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो फ़िज़िक्स की न्यूमेरिकल्स हैं और सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो अलग अलग सेपरेट वीडियोस में बनाऊंगा। तो हमारे साथ रहिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।